नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं व्यवहारवादियों के सिद्धांत से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। तो आज हम इवान पेट्रोविच पावलोव के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि इवान पेट्रोविच पावलोव कौन थे और वो कहाँ से थे और उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सुपर टेट से रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ से भी आने निश्चित है। तो चलिए जानते हैं इवान पेट्रोविच पावलोव के बारे में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इवान पेट्रोविच पावलोव रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि ये एक शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि ये बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करते थे, ह्यूमन बॉडी पर, और शरीर से रिलेटेड इनकी थ्योरी थी। और इसी दौरान इनकी जो शरीर शास्त्री होने के कारण इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो आपके साइकोलॉजी में भी पॉपुलर हो चुका है। तो कहने का मतलब ये इवान पेट्रोविच पावलोव कहाँ के निवासी थे, तो रूस के रहने वाले थे। तो ये एक रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। और सेकंड पॉइंट इनका यह है कि अनुबंधन के जनक थे। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अनुबंधन के जनक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुबंधन के जो जनक है वो कौन है आपके, यानी बॉन्डिंग के जो जनक है वो आपके इवान पेट्रोविच पावलोव है। तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इसमें कि 1904 में पाचन क्रिया पर शोध किया था, यानी कि सन 1904 ईस्वी में इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था, जिस कारण इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखिए इनको सन 1904 ईस्वी में, मतलब ये एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जिनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और इनको नोबेल पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुआ है, तो 1904 में इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था, जिस कारण से इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो आप बताएंगे इवान पेट्रोविच पावलोव। और नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट कहां पर किया था, किस पर किया था, कौन से जानवर पर किया था, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डॉग पर था। यानी कि इनका जो एक्सपेरिमेंट फेमस है, जिसको आप ज्यादातर पढ़ते हैं, वो इनका डॉग पर एक्सपेरिमेंट फेमस है। इसलिए आपसे पूछा जाता है और कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि जो आईपी पावलोव यानी इवान पेट्रोविच पावलोव है, उनका एक्सपेरिमेंट किस पशु पर था, तो उनका एक्सपेरिमेंट डॉग पर था। जैसे कि आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा कि थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था वो बिल्ली पर, तो इसी तरीके से इवान पेट्रोविच पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट है वो डॉग पर। और ये अनुबंधन के जनक थे और ये रूस के रहने वाले थे, रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इसमें कि कुत्ते को, यानी कि डॉग को जब भोजन दिया जाता है तब उसकी लार में वृद्धि होती है। देखिए जो 1904 में उन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था, तो इसकी वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उन्होंने जो डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था उसमें वो ये बताना चाह रहे थे कि जब हम डॉग को भोजन प्रोवाइड करते हैं तो उसकी लार में वृद्धि होती है, यानी कि लार तो वो भोजन देख के उसमें आना स्वाभाविक है, ठीक, तो लार के साथ साथ उसमें कब लार में वृद्धि होती है, कब लार में कमी होती है, तो इस बारे में उन्होंने डिटेल में बताया था, जो इनकी थ्योरी के माध्यम से हम समझेंगे, जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां तक आपने जाना कि इवान पेट्रोविच पावलोव के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें, कि एक रूसी शरीर शास्त्री थे, अनुबंधन के जनक थे, 1904 में इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पर था, तो पाचन क्रिया पर था, और जिसकी वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डॉग पर किया था, और उन्होंने कहा था कि जो डॉग को जब हम भोजन देते हैं तो उसकी लार में वृद्धि होती है। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इवान पेट्रोविच पावलोव का जो सिद्धांत है, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इवान पेट्रोविच पावलोव के जो सिद्धांत है, यानी थ्योरी ऑफ इवान पेट्रोविच पावलोव की क्या है, तो देखिए इनकी थ्योरी का जो पहला नाम है, इंग्लिश में अगर आपको ध्यान रखना है तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्योंकि ये सुपर टेट के एग्जाम्स में पूछा गया है और ये हर एक टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो या फिर सुपर टेट हो। बट मैं आपको बता दूं कि 2019 का जो सुपर टेट का एग्जाम था 6 जनवरी को, उस एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसके जनक कौन है, या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि आईपी पावलोव ने दिया था। और इनकी इस थ्योरी का एक अन्य नाम भी है जिसको हम बोलते हैं एस टाइप लर्निंग थ्योरी। एस फॉर होता है स्टूडेंट्स स्टिमुलस, जैसे कि आप इस थ्योरी में पढ़ेंगे स्टिमुलस को हम उद्दीपक बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं एस टाइप लर्निंग थ्योरी। यानी कि एस टाइप लर्निंग थ्योरी का मतलब होता है स्टिमुलस टाइप लर्निंग थ्योरी, या इसी थ्योरी का एक नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। दोनों नेम को आपको ध्यान रखने हैं अगर आप कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं और अपने प्रश्नों को बिल्कुल सटीक सही करना चाहते हैं, तो आप इनके इंग्लिश नेम को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर, देखिए मैं आपको बता दूं, इनकी जो थ्योरी है इसके हिंदी में बहुत सारे उपनाम है। जैसे कि एक होता है आपका
संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये हिंदी में एक उपनाम है। दूसरा नाम है इनका शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, या फिर परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। मैक्सिमम टाइम्स यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, तो आईपी पावलोव ने दिया। परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, तो आईपी पावलोव ने दिया। ठीक, इनकी थ्योरी का एक अन्य नाम है अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। एक इनकी थ्योरी का और अन्य नाम है प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, और इसी थ्योरी का एक अन्य नाम है अनुबंधित अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। इसीलिए देखिए यहाँ पर आपको अनुबंधन शब्द बार बार दिख रहे होंगे, तो इसीलिए इनको अनुबंधन का जनक कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये आपके डीएसएसबी में पूछा गया है कि अनुबंधन के जनक कौन है, तो आपको बताना है कि आईपी पावलोव। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये इवान पेट्रोविच पावलोव के जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को आप हिंदी वाले नेम को ध्यान रख सकते हैं। बट देखिए मैं आपको बता दूं कि जो एग्जामिनर होंगे वो हो सकता है कि मैं आपको यहाँ पर 5 नाम हिंदी में बता रहा हूँ, 5 या 6 नाम, हो सकता है कि इसमें वो एक और शब्द इसमें इंक्लूड करे और इस सिद्धांत का एक और अन्य नाम लेकर आ जाए जो मैंने आपको बताया ना हो। तो इस कंडीशन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होगा, एक तरफ हिंदी में प्रश्न होंगे और दूसरी तरफ सेम प्रश्न इंग्लिश में लिखे हुए होंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं या जो अपने एग्जाम पैटर्न में इंग्लिश फिल करते हैं, तो वो इंग्लिश में क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसका आंसर भी उनको इंग्लिश में ही देना होता है, यानी कि इंग्लिश में ही ऑप्शन छांटने होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं, आपको पता है कि वो हमारे जो आयोग है उसमें ज़्यादातर हिंदी शब्दों में चेंजेस करते हैं यूपी में, तो वो क्या करते हैं हिंदी में चेंजेस कर देते हैं। बट जो इंग्लिश नेम है जो आईपी पावलोव के द्वारा दिया गया है वो यही 2 नाम है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या एस-टाइप लर्निंग थ्योरी। इसलिए वो इनकी थ्योरी में तो चेंजेस नहीं कर सकते जो आईपी पावलोव द्वारा स्वयं दिए गए हैं, बट वो हिंदी नेम में, क्योंकि ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को हिंदी में कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो इसलिए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और एस-टाइप लर्निंग थ्योरी ये आईपी पावलोव के द्वारा दिए गए हैं, तो इसमें तो वो चेंजेस करेंगे नहीं। वो चेंजेस इसके ट्रांसलेशन में जो उसका हिंदी नेम है उसमें चेंजेस करते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो आपको यदि कंफ्यूजन से दूर होना है तो आप इन दोनों नामों को जरूर ध्यान रखिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और एस-टाइप लर्निंग थ्योरी। अगर मान लीजिए कि आप ये हिंदी नाम पढ़कर जा रहे हैं और आपको डाउट हो रहा है कि आईपी पावलोव है या फिर कोई और साइकोलॉजिस्ट है, तो आप उसके बाइलिंगुअल साइड यानी कि साइड में जो इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं और उसके राइट ऑप्शन होते हैं, तो उन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आप जाकर उस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। वहां पर आपको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिख जाएगा या फिर एस टाइप लर्निंग थ्योरी या स्टिमुलस टाइप लर्निंग थ्योरी। एस का फुल फॉर्म होता है स्टिमुलस, तो स्टिमुलस टाइप लर्निंग थ्योरी भी पूछ सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि एस टाइप लर्निंग थ्योरी या स्टिमुलस टाइप लर्निंग थ्योरी किसने दिया, इवान पेट्रोविच पावलोव के साथ जाएंगे, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इवान पेट्रोविच पावलोव। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया इंग्लिश नेम को जरूर ध्यान रखिएगा ताकि आपका क्वेश्चंस गलत ना हो या आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इनकी थ्योरी में क्या है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको इनकी थ्योरी को पढ़ने के लिए 4 पॉइंटों को ध्यान रखना होगा, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया यूसीएस। यूसीएस का फुल फॉर्म होता है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस और हिंदी में हम इसको कहते हैं अअनुबंधित उद्दीपक। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स यूसीआर, जिसका फुल फॉर्म होता है अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अअनुबंधित अनुक्रिया। थर्ड पॉइंट होता है सीएस, जिसे हम बोलते हैं कंडीशनिंग स्टिमुलस, या फिर ये स्टूडेंट थोड़ा सा एरर है, इसे हम बोलते हैं हिंदी में अनुबंधित उद्दीपक। और जो नेक्स्ट पॉइंट है सीआर, सीआर को कहते हैं हम कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। ठीक, और इसको हिंदी में कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट एरर है, आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको कहीं पर यूसीएस दिख जाए तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, हिंदी में हम इसको कहते हैं अअनुबंधित उद्दीपक। यूसीआर दिख जाए तो उसे हम बोलते हैं अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अअनुबंधित अनुक्रिया। और सीएस दिख जाए तो कंडीशनिंग स्टिमुलस होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक। और सीआर दिख जाए तो उसे बोलेंगे कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, जिसे हिंदी में बोलेंगे अनुबंधित अनुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हें
इन्हीं 4 पॉइंट के माध्यम से जो आप इनका एक्सपेरिमेंट है आईपी पावलोव का डॉग पर, उस एक्सपेरिमेंट को समझ पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर के बारे में जान चुके हैं। अगर आपके सामने ये शब्द आते हैं तो आप वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि यूसीएस का फुल फॉर्म बताइए, तो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस पूछा जाता है, या फिर हिंदी में अगर आप देते हैं तो उसे आपको देखना होगा कि अनुबंधित उद्दीपक बोलते हैं हम। स्टिमुलस का रिलेशन उद्दीपक से होता है और अनकंडीशनिंग का मतलब होता है और कंडीशनिंग का मतलब होता है अनुबंधित। तो यूसीएस, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, इनको ध्यान रखेंगे। सीधा सीधा आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अनुबंधित उद्दीपक निम्न में से कौन से हैं। ऑप्शन होगा यूसीएस, यूसीआर, सीएस एंड सीआर, तो उसमें भी आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके एक्सपेरिमेंट में क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनके एक्सपेरिमेंट में मुख्य बातें ये हैं। यदि आप इनके एक्सपेरिमेंट को समझना चाहते हैं तो आपको इनके लिए 3 स्टेप को समझना होगा जो आईपी पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान बताया है। तो इन्हीं मेन पॉइंटों के बारे में आपको अगर समझ आ जाए तो आप इस कहानी को समझ सकते हैं, इस स्टोरी को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आईपी पावलोव एक रूम लेते हैं और उस रूम में सबसे पहले आईपी पावलोव एक रूम लेते हैं और उस रूम के अंदर एक डॉग को रख देते हैं, और यहाँ पर उस रूम का डोर होता है और आईपी पावलोव क्या करते हैं, इस डोर पर आते हैं और गेट को ओपन करते हैं, यानी कि डोर को ओपन करते हैं और जो अंदर डॉग है उस डॉग के लिए भोजन लेकर आते हैं। ठीक है, तो भोजन को उन्होंने नाम दिया यूसीएस, जो अभी आपने जाना अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, यानी कि अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, तो भोजन उसका यूसीएस है, और जैसे ही कुत्ते ने, यानी कि जैसे ही डॉग ने भोजन को देखा तो उसके मुंह में लार आना उत्पन्न हो गया। तो उसमें जो है आईपी पावलोव साहब उस डॉग के मुंह पर एक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने लगा दिया और उसमें वो मेजर कर रहे थे कि जैसे ही जो डॉग है जैसे ही भोजन को देखता है तो उसके मुंह में जो लार उत्पन्न होता है, तो उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी में लार उत्पन्न कर रहा है भोजन को देखकर। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का यही मेन उद्देश्य था। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यानी कि एक रूम में उन्होंने डॉग को पहले बंद किया और उसके बाद वो डोर ओपन करते हैं और भोजन लेकर आते हैं डॉग के लिए। तो जैसे ही डॉग भोजन को देखता है तो उसके मुंह में लार आना स्वाभाविक है, और उसने जो लार उत्पन्न किया तो उसको जब क्वांटिटी को मेजर किया तो वो लार की मात्रा थी 5 ग्राम। ठीक, तो इसलिए उस लार को उन्होंने नाम दिया यूसीआर। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये लार 2 प्रकार के, एक यूसीआर है और एक सीआर है। तो ध्यान रखेंगे कहां पर यूसीआर है और कहां पर सीआर है। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूसीआर है ये 5 ग्राम क्वांटिटी में है। तो जब लार 5 ग्राम क्वांटिटी में उत्पन्न होता है तो उन्होंने उसका नाम यूसीआर दिया, और वो किसको देखकर उत्पन्न हुआ, यूसीएस को, यानी भोजन को देखकर। उसके बाद यानी पहले उन्होंने एक बार ये किया कि शुरू में 2-4 बार वो क्या करते हैं, भोजन लेकर आते हैं और गेट ओपन करते हैं, और कुत्ता जैसे ही भोजन को देखता है, यानी डॉग जैसे ही भोजन को देखता है तो उसके मुंह में लार उत्पन्न होता है। तो उस लार को तुरंत मेजर करते हैं। तो जो भी उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट लगा रखा था जिससे वो मेजर करते थे, तो उसमें देखा उन्होंने कि जो डॉग के मुंह में जो लार उत्पन्न हुई है वो 5 ग्राम में है, तो उसको उन्होंने नाम दिया यूसीआर। ठीक, तो ये प्रोसेस कई बार हुआ, 2-4 बार उन्होंने इसको रिपीट किया। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उन्होंने एक घंटी ली जिसको उन्होंने नाम दिया सीएस। सीएस का मतलब मैंने अभी आपको बताया कंडीशनिंग स्टिमुलस होता है। ठीक, तो जैसे ही वो घंटी को बजाते हैं, सबसे पहले वो डोर के सामने आते हैं, घंटी को बजाते हैं और उसके बाद वो डोर को ओपन करते हैं, और जैसे ही डोर को ओपन करते हैं तो जो डॉग है वो भोजन को जैसे ही देखता है तो उसके मुंह में लार आना स्वाभाविक है। अब भी उसके मुंह में जो लार उत्पन्न हुई है वो कितनी हुई है, यूसीआर उन्होंने नाम दिया क्योंकि इसकी क्वांटिटी 5 ग्राम है। ठीक, तो ये जो यूसीआर है अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स है, अनुबंधित अनुक्रिया है। तो इस प्रोसेस को भी उन्होंने कई बार दोहराया, यानी 8-10 बार उन्होंने रिपीट किया। पहले वो आते हैं और पहले घंटी बजाते हैं डोर के सामने। ठीक है, और जैसे ही घंटी बजाते हैं और फिर भोजन दिखता है डॉग को तो उसके मुंह में लार आना उत्पन्न हो जाता है। तो लार की मात्रा कितनी थी, 5 ग्राम, जिसको उन्होंने नाम दिया यूसीआर। तो इस तरीके से उन्होंने कई बार रिपीट किया। एक बार वो गलती से क्या कर बैठे, गलती से नहीं मतलब उनका एक्सपेरिमेंट में यही मेन निष्कर्ष है कि एक बार उन्होंने क्या किया, वो चेक करना चाहते हैं, तो इस वजह से उन्होंने एक बार क्या किया, भोजन नहीं लेकर आए। और जो ये फर्स्ट स्टेप आपको मैंने बताया, सेकंड स्टेप में उन्होंने घंटी प्लस भोजन लेकर आए, और थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, जब सेकंड स्टेप को उन्होंने 8 से 10 बार रिपीट किया, उसके बाद थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, सिर्फ घंटी लेकर आए, अब की बार भोजन नहीं लेकर आए। तो घंटी को तो उन्होंने नाम बताया था सीएस, यानी कंडीशनिंग स्टिमुलस, जिसे हम बोलते हैं अनुबंधित उद्दीपक। तो जैसे ही घंटी की आवाज सुनता है डॉग तो उसके मुंह में लार उत्पन्न हो गई। ठीक, अब जो ये लार की क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटी है 2 ग्राम। ठीक, तो ये जो क्वांटिटी है इसको उन्होंने नाम दिया सीआर। ठीक, तो यहाँ पर यूसीआर नहीं है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ध्यान रखेंगे।
तो घंटी जैसे ही वो भोजन, थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, भोजन वो लाए नहीं, वो सिर्फ घंटी को लाए और डोर के सामने खड़े हुए और उन्होंने घंटी बजाई। तो जैसी घंटी बजाई तो डॉग को ये लगा कि उसके लिए भोजन आया, बट जब तक उसने डॉग ने भोजन को देखा नहीं तब तक उसके मुंह में उतनी लार की मात्रा उत्पन्न नहीं हुई। इसीलिए जैसी घंटी की आवाज, मतलब ये रिपीटेशन हो रहा था, तो वो उसे लगा तो सही कि शायद भोजन आ गया होगा, लेकिन घंटी की आवाज सुनते ही उसके मुंह में जितनी लार उत्पन्न हुई उसकी जो क्वांटिटी थी वो 2 ग्राम थी, और उसको उन्होंने नाम दिया CR यानी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, यानी अनुबंधित अनुक्रियाएं। ठीक, इसी आधार पर वो ये समझाना चाह रहे थे कि जब हम डॉग को भोजन देते हैं तो उसके मुंह में लार की मात्रा ज्यादा आती है, यानी लार ज्यादा उत्पन्न होती है, लार की मात्रा में वृद्धि होती है, और वो लार की मात्रा कितनी है, 5 ग्राम। उसके बाद एक बार हम घंटी प्लस भोजन लेकर आते हैं तब भी उतनी ही लार उत्पन्न होती है, क्योंकि वहां पर भोजन उपस्थित है। तो कितनी है उसकी क्वांटिटी, 5 ग्राम, तो इसलिए उन्होंने UCR कहा इसको। बट एक बार उन्होंने ये दिखाया कि वो सिर्फ घंटी बजाते, तो घंटी बजाने के साथ साथ डॉग को लगता है कि भोजन तो आया, बट जब तक उसने भोजन को अपनी आंखों से नहीं देखा तो उसकी जो नेचुरल जो लार की मात्रा है वो उत्पन्न नहीं हुई, यानी लार तो उत्पन्न हुई है लेकिन कम मात्रा में, और उसकी क्वांटिटी थी 2 ग्राम। इसलिए उन्होंने इस लार का नाम दिया CR यानी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, यानी अनुबंधित अनुक्रिया। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, इसलिए मैंने आपको पहले UCS बताए हैं, उसके बाद UCR बताया, उसके बाद CS और उसके बाद CR। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो वो ये समझाना चाह रहे थे कि डॉग को जैसे ही भोजन दिखता है, स्टिमुलस दिखता है, तो वो अनुक्रिया करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, एज अ स्टूडेंट आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे ही मान लीजिए अभी सुपर टेट का एग्जाम एकदम से आपके सामने क्लियर हो जाता है, तो आपकी जो पढ़ने की या आपकी जो क्रिया करने की गति है वो बिल्कुल स्पीड में आ जाएगी। बट अगर मान लीजिए कि आपका एग्जाम कभी पोस्टपोन हो जाता है और आपके टाइम से पहले ही पोस्टपोन हो गया या आपका पेपर कैंसिल हो गया, तो आपकी जो पढ़ने की स्पीड जो पहले बनी आ रही थी वो नहीं बनेगी, क्योंकि आप अपनी जो स्पीड है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, वो जो रफ्तार है वो धीमी पड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वास्तविक जरूरी ये है कि जब आपके सामने स्टिमुलस होता है तभी आप अनुक्रिया करते हैं, जब आपके सामने स्टिमुलस दिखाई नहीं देता आपको या एग्जाम आपका पीछे होता है तब आप अनुक्रिया भी उसी हिसाब से कम कर देते हैं। तो यही उनकी एक्सपेरिमेंट का मेन उद्देश्य था। वो ये समझाना चाह रहे थे कि उद्दीपक को दिखाना जरूरी है, इसीलिए व्यवहारवादियों से जुड़े हैं, क्योंकि व्यवहारवादी ये कहते हैं कि जब आपके सामने उद्दीपक होगा तभी आप अनुक्रिया करेंगे, और जब आप अनुक्रिया करेंगे उद्दीपक को देखकर तो आपके मध्य एक अनुबंधन बनेगा, और जब जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका अनुबंधन मजबूत होगा, और जितना ज्यादा अनुबंधन मजबूत होगा उतना ही ज्यादा आपका अधिगम प्रभावपूर्ण हो पाएगा, यानी इफेक्टिव हो पाएगा। तो यही वो समझाना था चाह रहे थे अपनी थ्योरी के दौरान, जिसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आशा करता हूं कि यहां तक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। UCS क्या होता है, UCR क्या होता है, CS क्या होता है और CR क्या होता है। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी थ्योरी में और क्या बातें हैं। तो देखिए, आपने इनकी थ्योरी को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा, आपने जानने की कोशिश की, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे जानते हैं कि इनकी थ्योरी को जो हमने पढ़ा तो इसका हमारे लिए क्या रिलेशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सीधा सीधा रिलेशन हमारे लिए ये है कि हम एक टीचर हैं और हमारे सामने जो बच्चे होंगे वो प्राइमरी लेवल के बच्चे होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो उनकी मानसिकता को समझना, उनको अच्छे तरीके से उनके इमोशन को समझना और उसके हिसाब से उसी के अनुरूप हमें अनुक्रिया करना, ताकि उनका अधिक से अधिक अधिगम हो सके, वो इस थ्योरी का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए आयोग आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप यहाँ से तैयारी कर कर आए, इसको डिटेल में पढ़ कर आए, तभी आप उनके प्रश्नों का सही तरीके से आंसर दे पाएंगे। यदि आप सिर्फ रट्टा मारेंगे और चीज़ों को बस किताबों से या फिर जहाँ पर जो भी आपको सोर्सेस मिलेंगे वहाँ से सिर्फ आप पढ़ते ही जाएंगे, तो पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि पढ़ने से आपको समझ तो आ जाएंगे, बट पढ़ने से आपका अधिगम उतना प्रभावपूर्ण नहीं होगा जितना बार बार अभ्यास करने से। और जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप चीज़ों में कंफ्यूजन होंगे और आपके ज़्यादातर प्रश्न गलत होंगे। इसीलिए आप कोई भी काम करें, किसी भी टीचर को फॉलो करें, तो उनको डिटेल में पढ़ें, उनके सारे कंटेंट्स को एक के बाद एक देखें और पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, उसके बाद आप अदर चीज़ों पर फोकस करें मेरे हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनकी थ्योरी का जो मुख्य उद्देश्य है, यानी कि शैक्षिक महत्व क्या है और व्यावहारिक उपयोगिता क्या है, इसको ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही इसका मेन उद्देश्य है।
कि आपको इस थ्योरी को क्यों पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स शैक्षिक महत्व में इन्होंने बताया कि इस सिद्धांत के आधार पर छोटे बच्चों की पुस्तक में ए फॉर एप्पल एवं के फॉर कबूतर का चित्रण किया जाता है। यानी कि छोटे बच्चों की कक्षा में आपने देखा होगा कि बच्चे को ए पढ़ाने के लिए उसके सामने एप्पल का फिगर बना हुआ होता है, यानी कि इसको चित्रित किया जाता है किताबों में। ए के सामने एप्पल का चित्र आपको डायग्राम आपको देखने को मिलता है, या फिर कै अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे तो उसके सामने कबूतर का डायग्राम आपको देखने को मिलता होगा छोटे बच्चों के बुक्स में। तो इसके पीछे का रीजन ही यही है स्टूडेंट्स कि आप कबूतर जो शब्द बोल रहे हैं उसका पहला लेटर ही कै है, और बच्चे को आपको पढ़ाना तो कै होता है, बट आप उसको रिलेट करते हैं कबूतर से, यानी कि उसको उद्दीपक दिखाते हैं। जैसे आईपी पावलोव ने उस डॉग को खाना दिखाया, यानी कि भोजन दिखाया, और भोजन को देखकर ही उसके मुंह में जो लार उत्पन्न हुई उसके मात्रा में वृद्धि हुई। जैसे जैसे उसके सामने भोजन जब उसे नहीं दिखाया तब उसकी लार में जो लार तो उत्पन्न हुई बट कम मात्रा में उत्पन्न हुई, जब उसे भोजन दिखा तब लार ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हुई। इसका मतलब यह है कि जो छोटे बच्चे उनको यदि आप एप्पल दिखाएंगे और फिर ए को पढ़ाएंगे तो उनका जो अधिगम होगा वो स्थायी होगा। इस थ्योरी का मेन उद्देश्य यही है, इसीलिए आपको इस थ्योरी को पढ़ना होता है। तो आपने जाना कि सिद्धांत के आधार पर छोटे बच्चों की पुस्तक में ए फॉर एप्पल या फिर के फॉर कबूतर का चित्रण किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है ताकि बच्चा उसको रिलेट करके पढ़े और उसका जो अधिगम है वो प्रभावपूर्ण हो, यानी स्थायी हो, ज्यादा लंबे समय तक वो चीजों को समझ पाए। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको इतना ज्ञान नहीं होता है या उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में भय, प्रेम, घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जाते हैं। यानी कि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर बच्चों में भय, प्रेम या फिर घृणा के जो भाव है उसको आसानी से उत्पन्न किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं 1st से 5th तक, उनकी जो किताबें होती है, चाहे आप हिंदी ले लीजिए, ईवीएस ले लीजिए या कोई भी विषय होता है, तो उनकी बुक्स में जो कहानी होती है उस कहानी से रिलेटेड डायग्राम ज्यादातर बने हुए होते हैं। इसका मतलब ही यही होता है स्टूडेंट्स कि जब डायग्राम बने हुए होंगे और उस पर आधारित एक कहानी होंगे और बच्चे उसको पढ़ेंगे और उस डायग्राम को देखेंगे बार बार, तो उनका जो अधिगम होगा वो कहीं ना कहीं वो ज्यादा सोच विचार करेंगे। यानी कि उस डायग्राम को देखकर भी वो बहुत सारी चीजों को सोचेंगे, और जब उसको पढ़ेंगे और डायग्राम के साथ रिलेट करेंगे तो ज्यादा अपने मानसिकता का, यानी कि अपने मानसिक मन का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो उनका मानसिक विकास ज्यादा से ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सोच विचार करेंगे। तो उसी के आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर आप बालक में भय या फिर प्रेम या फिर घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि यह सिद्धांत बालकों के मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से उपचार में सहायक होता है। यानी कि जो ये सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत का जितना ज्यादा आप उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट भी होगा और बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। क्योंकि वो सिर्फ किताबों की जो कहानी लिखी हुई है सिर्फ उन कहानियों को पढ़कर ही नहीं जाएगा, उसके सामने जब डायग्राम होगी तो उस कहानी को पढ़ेगा और उस डायग्राम के साथ रिलेट करेगा तो वो ज़्यादा सोच विचार करेगा, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा और उन कहानियों के माध्यम से उसका इमोशनल यानी कि उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा एजुकेशन के प्रति यानी अधिगम के प्रति। नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण किया जाता है। देखिए ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर जब आप बच्चों को किताबों में इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे तभी आपका जो टीचिंग है यानी कि शिक्षण है वो साकार हो पाएगा, वो पूर्ण हो पाएगा। क्योंकि आपका ध्येय यही है कि आप बच्चे के अधिगम में या उसके पढ़ने में रुचि उत्पन्न कर पाए, उसका इंटरेस्ट डेवलप कर पाए। तो इस सिद्धांत को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हमें बच्चों को अच्छी आदतों का निर्माण कैसे करना होता है और उसके लिए हमें टॉपिक को किस तरीके से रिलेट करके पढ़ाना होता है। इसलिए स्टूडेंट्स जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो यदि आप उनमें उदाहरणों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो बच्चों के लिए इंटरेस्टपूर्ण होते हैं। और आपको ध्यान रखने के उदाहरण भी आपको कैसे उठाने, जैसे उस बच्चे के आसपास जो घटनाएं घटित होते हैं उनसे रिलेटेड यदि आप उदाहरण लेते हैं तो बच्चा उसमें ध्यान से सुनने की कोशिश करता है, और फिर जब वो ध्यान से सुनता है तो वो सोच विचार करता है, तो उसका मतलब उसका मानसिक विकास भी होता है और उसका इमोशनल डेवलपमेंट मतलब उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो पाता है। तो यहाँ तक आईपी पावलोव समझाना चाह रहे थे। आशा करता हूँ कि मैंने भी आपको इस तरीके से आईपी पावलोव की जो एक्सपेरिमेंट है, उनका जो सिद्धांत, उस सिद्धांत को अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है और आप समझ भी पाए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।